हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम का एक रिकलेक्टेड केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके का केस स्टडी आपका लास्ट टू लास्ट एग्जाम में पूछा गया था और केस स्टडी बहुत ही सिंपल है, बट हाँ देखने में ऐसा लगता है कि इसमें इतने सारे इंटरेस्ट रेट, इतना सारा परसेंट हमें गिवन है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन इसका बहुत ईजी है और केस स्टडी का एक बेनिफिट है कि सब में एक ही टाइप का जो लॉजिक है वो काम करता है। मतलब अगर इसके 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के लॉजिक को लगाना होता है। तो समझते हैं क्या इसमें केस स्टडी है। इसमें आपको कुछ वैल्यू दी है, जैसे करेंसीज है, यहाँ पे 3 करेंसीज दी हुई है आपको, यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और आईएनआर, इंडियन करेंसी। ठीक है, आपको 3, 4, 5 कितनी भी करेंसीज दे सकते हैं। फिर आपको टाइमिंग दिया होगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 12 मंथ्स बाद। और ये क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट है, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट। फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट इतना परसेंट बढ़ा है वो उसमें दिया है। 1% जो है यूएसडी का, जो 3 महीने का जो फॉरवर्ड रेट है वो 1% बढ़ा है। ऐसे ही यूएसडी का 6 मंथ का 2% बढ़ा है। ऐसे यूएसडी का 12 महीने का इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ा है। ठीक है, जैसे जीबीपी है, 3 महीने में 2% बढ़ा है। जीबीपी 6 मंथ में 4% बढ़ा है या 12 महीने में 6% बढ़ा है। वैसे आईएनआर 3 महीने में 3% इंक्रीज हुआ है, वैसे 6 महीने में आपको 1% दिया है, वैसे 12 महीने का। तो हमें फॉरवर्ड यानी फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट दिया है। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ये सब क्या है, ये फॉरवर्ड फ्यूचर का है ना। तो वही हमें डेटा गिवन है कि उसका इंटरेस्ट रेट कितना बड़ा है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसके इतने से डेटा के ऊपर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन केस स्टडी बना के पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन होता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट। तो 6 महीने का यूएसडी फॉरवर्ड रेट आपका कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। इफ स्पॉट रेट ऑफ यूएसडी इज 80 रुपीज़। अगर यूएसडी का स्पॉट रेट कितना गिवन है, 80 रुपीज़ है, तो आपसे 6 मंथ के बाद वाला रेट आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए स्पॉट कुछ भी हमें फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड रेट को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई स्टेयर्स है, तो आपको मान लीजिए 5वीं स्टेयर्स पे जाना है, तो 5वीं सीढ़ी पे पहुंचने के लिए आपको शुरुआत तो पहले से करनी चाहिए ना। आप सीधे आप छलांग लगा के 5वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। सेम वही चीज़ आपके फॉरवर्ड रेट के लिए लागू होती है कि आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 12 महीने बाद का कोई फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है, तो उसकी शुरुआत तो आप शुरू से करोगे, पहले स्टेज से करोगे, तो वो आपका होता है स्पॉट रेट। तो कोई भी फॉरवर्ड या फ्यूचर रेट हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हम स्पॉट रेट लेते हैं और उसी में कुछ ऐड करते हैं। अगर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब अगर फ्यूचर रेट जो भी है वो प्रीमियम में है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो हम उसमें ऐड करते हैं, तो उससे हम उसका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये इसका ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे अगर आप यूएसडी के ट्रेंड की बात कीजिए, 1%, 2%, 3%, ऐसे जीबीपी का और आईएनआर का। ठीक है, ये हमें ट्रेंड गिवन है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रेट में को कैलकुलेट करने के लिए जो स्पॉट रेट है और जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको हम ऐड करेंगे। ये मैंने आपको बोला, ऐसे समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं। स्पॉट रेट कितना गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो एक यूएसडी का वैल्यू कितना दिया है, 80 रुपीज़, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें क्या करना है, पहले जो आपको स्पॉट रेट गिवन है वो आपको लिख लेना है। एक यूएसडी का वैल्यू कितना है, 80 रुपीज़ है, वो हमने स्पॉट रेट लिखा। ठीक है, अगला काम क्या करना है, अगले काम के बाद आपको देखना है कि ये जो पूरा टेबल है ना, ये पूरा हमारे काम का नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे सॉल्व करने के लिए पूरे टेबल का जरूरत पड़ेगा, नहीं। इस पूरे टेबल में से कुछ चीज़ें मेरे काम की होगी, तो जो चीज़ मेरे काम की होगी हम बस उसको लिख लेंगे। तो क्या बोला है, व्हाट इज 6 मंथ यूएसडी। तो 6 महीने की बात की है, तो एक हमारे काम का है 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, इसमें से सिर्फ 6 मंथ बोला ना इस क्वेश्चन में, तो हम हमारे काम की चीज़ सिर्फ 6 मंथ। आप चाहे तो यहाँ पे मैं आपको राउंड लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया 6 मंथ, तो यहाँ पे आपने एक राउंड लगा लिया। या आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने मान लीजिए अलग से 6 मंथ लिख दिया। अगले काम की चीज़ क्या है, यूएसडी। यूएसडी बोला ना, तो यूएसडी काम की चीज़ है, इफ स्पॉट रेट ऑफ यूएसडी इज 80 रुपीज़। तो यूएसडी और रुपीज़, तो अगले काम की चीज़ मेरे क्या है, यूएसडी है ये, और तीसरे काम की चीज़ है रुपीज़। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको साइड में लिख लेना है 6 मंथ, और अगले काम की चीज़ था यूएसडी, और तीसरे काम का चीज़ क्या है, रुपीज़। ये 3 चीज़ आपने साइड में लिख ली है। ठीक है, 6 मंथ, यूएसडी और रुपीज़। तो देखिए 6 मंथ में यूएसडी का इंटरेस्ट रेट कितना है, 2% है, उसको आप लिख लेंगे यहाँ पे। ऐसे रुपीज़ जो आईएनआर है उसका 6 मंथ में कितना इंटरेस्ट रेट है, 5%, उसको भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो आपने इतनी बड़ी टेबल में से अपने काम की चीज़ लिख ली। देखिए काम की चीज़ बस इतना सा है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए बस इतने से चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें पूरा टेबल काम का नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना क्या कि क्वेश्चन जो है देखने में तो बड़ा मुश्किल सा लगता है, बट उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको उसका फॉरवर्ड रेट जो है उसको कैलकुलेट करना है और जो आपका स्पॉट रेट है उसमें ऐड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही कैलकुलेशन करने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें 6 मंथ का यूएसडी रेट कैलकुलेट करना था, और जैसे कि मैंने बोला कोई भी आप फ्यूचर रेट कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको शुरुआत तो जो है स्पॉट रेट से करनी ही होती है। फॉरेक्स में हमने देखा है, तो स्पॉट रेट का कितना गिवन है, $1। एक यूएसडी का कितना गिवन है, 80 रुपीज़। अब हमें ये मैंने लिख लिया $1 80 रुपीज़। अब हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ हमारे काम की। एक तो 6 मंथ बोला था, तो हमने 6 मंथ यहाँ लिख लिया। फिर यूएसडी और रुपीज़ की बात हो रही है, तो यूएसडी लिख लिया, रुपीज़ लिख लिया। यूएसडी का 6 महीने में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा था,
यूएसडी का 6 मंथ में 2% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, तो वो यहाँ लिख लिया। ऐसे INR रुपीज़ का कितना बढ़ा था 6 मंथ वाला 5%, तो ये मैंने 5% लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए $1 इज इक्वल टू 80। अब हमें क्या करना है, इसका फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए जो डॉलर है 6 महीने बाद कितना इसका रेट बढ़ गया, तो उसके लिए हमें इस डॉलर को 6 महीने में जो डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया 2%, तो मेरे को डॉलर को 2% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर क्योंकि ये जो वैल्यूज है किस में गिवन है, परसेंट में गिवन है। देखिए सारा का सारा वैल्यू हमारा परसेंट में, तो हम जो भी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं हमें वो परसेंट की टर्म में सॉल्व करना है। तो इसीलिए 1% में अगर आप परसेंट कहीं पे लगाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 100 से मतलब होता है। ठीक है, परसेंट हटाने के लिए तो हमें परसेंट वाली कैलकुलेशन करनी है। परसेंट वाली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है, जो भी हमारा स्पॉट रेट है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमें समझ में आएगा कि हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को ईजी बनाता है। कौन सी कैलकुलेशन, जो आपकी परसेंट में कैलकुलेशन होने वाली है। पर हम परसेंट में कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा ही परसेंट में गिवन है। इसीलिए अपने परसेंट वाली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जैसे अगर परसेंट है तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपने मैथ्स में देखा होगा कि अगर आप चाहे तो लेफ्ट साइड या राइट साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम वही लॉजिक यहाँ भी है। ठीक है, परसेंट की कैलकुलेशन है, इसीलिए उसको ईजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो $1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही राइट में जो आपको 80 रुपीज़ है इसको भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो $1 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा $100। ऐसी 80 को आप 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8000 रुपीज़। ठीक है, ये काम हो गया। चलिए अब हमें इसका फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो अब देखिए जो कैलकुलेशन आप $1 के साथ करोगे वही कैलकुलेशन आपको $100 के साथ करनी है, वो भी परसेंट वाली। तो $100 हमारे लिए ईजी होता है, तो इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया था। ठीक है, तो चलिए $100 इज इक्वल टू 8000 रुपीज़। अब हमारा इक्वेशन बन गया $100 इज इक्वल टू 8000 रुपीज़, मतलब ये हमारा रेट अभी आ गया। ठीक है, तो डॉलर यानी यूएसडी, डॉलर का कितना है 2%। ठीक है, तो इसका हम फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉलर का कितना है 2%। पर ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये सारा का सारा इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम में, ये आपको मान के चलना है। यहाँ पे गिवन भी होगा 2% पर एनम। ठीक है, आपको ये डेटा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर जनरली इंटरेस्ट रेट में कुछ भी लिखा नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा ना कि पर एनम होगा या क्वार्टरली होगा, तो बाय डिफॉल्ट मान के ही चलेंगे। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो कि इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तब तक अगर सिर्फ परसेंट में गिवन है तो हम समझते हैं 100% मान के कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्या है, पर एनम का ही इंटरेस्ट रेट है। तो 2% पर एनम का, पर हमें पर एनम का नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए 6 मंथ का चाहिए। तो 6 मंथ के लिए कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि साल का आपको 2% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो 2% पर एनम मतलब साल का आपको 2% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई लोन लेने आया, ठीक है, आपने बोला मैं आपको 1000 का या 10,000 का लोन देता हूँ, लेकिन आपको मेरे को साल का 2% देना पड़ेगा। आपके दोस्त ने बोला नहीं, अगर आप मेरे से इंटरेस्ट चार्ज ही कर रहे हो तो मुझे साल के लिए नहीं, मेरे को सिर्फ 6 मंथ के लिए लोन चाहिए। तो 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 2% को आधा कर देंगे। आप बोलोगे कि साल का इंटरेस्ट रेट 2% तो 6 महीने का हो गया 1%। तो कैसे आपने कैलकुलेट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 जो आपका मंथ है उसको आपने क्या किया साल में कन्वर्ट कर लिया, तो 6/12, इसीलिए आपका 1 मंथ आया। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका टाइम गिवन है क्वेश्चन में, जैसे 6 मंथ है तो इसको आपको ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ईयर में कन्वर्ट के लिए कैसे करोगे, 6 मंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 मंथ को मैं 6/12 ऐसे ईयर में लिख सकती हूँ। तो दोनों सेम में रहेगा। जब इंटरेस्ट रेट ईयर में दिया है तो जो टाइम है हमारा वो भी हमें ईयर में लेके चलना है। या इसको सिंपल ऐसे समझिए कि साल का जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो भी कैलकुलेशन में पूछा, जैसे 6 मंथ का कैलकुलेशन पूछा तो आपको 6 मंथ में कन्वर्ट करना है। अब आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तो हम सिंपल कैलकुलेशन जानते ही है कि जो 2% इंटरेस्ट रेट है उसको हमें क्या करना है 6 मंथ में कन्वर्ट करना है। तो 6/12 ऐसी राइट साइड 8000 तो है ही, जो रुपीज़ है रुपीज़ का इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, ऐसी 5%। ये भी कितना है, ये भी साल का है, लेकिन हमें तो 6 महीने का चाहिए। क्वेश्चन में 6 मंथ का डेटा पूछा था ना, 6 मंथ। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वैसे फिर से 6/12। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 मंथ नहीं होता 4 मंथ्स होता, तो 4 मंथ्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में। कोई भी मंथ आपको गिवन है 1, 2, 3, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका, आप उसको 12 से डिवाइड करोगे। पर हम ईयर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो एनम में दिया है, उस ईयर में दिया, तो उसको हमें जो आपका ये मंथ है इसको भी हमें ईयर में कन्वर्ट करके रखना होगा। ठीक है, ये आप सिंपल कैलकुलेशन कीजिए कि 2% साल का इंटरेस्ट है तो 6 महीने का कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 2। आप चाहे तो उसको 6/12 कीजिए, या नॉर्मली अपना जो कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 मंथ्स दिया होता है तो हम क्या करते हैं, तब हम 3/12 करते हैं। मान लीजिए 2 मंथ्स दिया होता है तो हम 2/12 करते हैं। तो जो भी आपको मंथ गिवन होगा यहाँ पे उसको आपको 12 से डिवाइड करना ही करना है। पर क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमें किस में दिया है, पर एनम में दिया है। तो हम जो भी वैल्यूज लेंगे वो भी उसी के वाले में लेंगे, एनम की टर्म में लेंगे, ना कि मंथ की टर्म में लेंगे। तो 6 मंथ को भी हमने इस तरह से 12 में डिवाइड करके इसको भी हमने एनुअल में कन्वर्ट किया। तो 6/12 अब ये भी क्या आ गया, ये भी ईयर आ गया। ठीक है, जैसे ये पर एनम ये ईयर आ गया ना, बस ये भी वैल्यू ईयर में आएगी। वही यहाँ पे देखिए आपका हुआ है 100 × 2 × 6/12 ये डॉलर, और ऐसे 8000 × 5% × 6/12 ये रुपीज़ वाला होगा। एक और बात
इनको आप सॉल्व कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट, कहीं ऐसा ना कि यहाँ से आप इधर कैंसिल कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल भी, ये जो आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी मैथ्स की ये वाली कैलकुलेशन नहीं चलेगी कि आपने यहाँ के 6 से इसको 6 को कैंसिल कर दिया, यहाँ के 2 से इसको 8000 को डिवाइड कर दिया, नहीं, ये लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन अलग चलेगा और राइट का अलग से चलना है। तो अब हमें करना क्या है, ये देखिए लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन आप चाहे तो ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इस वाले को कैलकुलेट कीजिए, पहले तो इस 2 का परसेंट हटा के हमने डिवाइड बाय 100 किया, तो इस 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखिए हमारे जो परसेंट है वो कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी, तो अभी परसेंट नहीं रहा। ऐसे जो 5% का परसेंट था उसको हटा के हमने डिवाइड बाय 100 किया, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 इंटू में 6 और बाई 12, तो 6 इंटू 2 12 बाई 12 तो कितना आ जाएगा $1। ऐसी 80 इंटू 5 इंटू 6 बाई 12 तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अभी परसेंट नहीं रहा क्योंकि इसको हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो इसका परसेंट अभी हट गया। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ आ जाएगा। आपने अपना फॉरवर्ड रेट क्या कह रहा है कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करना है, फॉरवर्ड रेट आपका किसमें, प्रीमियम में, इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो प्रीमियम में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आपने देखा ना कि जो फॉरवर्ड रेट हमारा क्या होता है, प्रीमियम में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब हमारा फॉरवर्ड रेट डिस्काउंट में होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे सब आपका क्या है, प्रीमियम का जो है ट्रेंड वो चल रहा है। फ्यूचर रेट जो फॉरवर्ड फ्यूचर में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, देखिए 3 महीना 6 महीना 12 महीने इंक्रीज है, 1 2 3 ऐसे 2 4 6 3 5 6, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो ये हमारा फॉरवर्ड रेट के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये $100 तो हमारा था ही जो वैल्यू, तो $100 में हमने $1 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा $101। ऐसे यहाँ पे 8000 रुपीज़ था ही, 8000 में अगर आप 200 रुपये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8200 रुपीज़। अगला काम क्या करना है, $101 की वैल्यू 8200 रुपीज़ है, तो $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल 8200 डिवाइडेड बाय 101। ऐसे $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81.18, ठीक है। तो जब भी आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे इसको अलग अलग कैलकुलेट करना है। जब आप ऐड करेंगे तो नॉर्मल आपको जो फाइनल जो रेट है आपको सबसे कैलकुलेट करना है। तो $1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 81.18। तो ये 6 महीने मतलब 6 महीने के बाद का जो डॉलर का फॉरवर्ड रेट है ना, फ्यूचर रेट ये होगा। तो अभी अगर $1 के बदले आपको 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो 6 महीने बाद आपको $1 के लिए 81.18 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। ये उसका फॉरवर्ड रेट है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एक नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि एक चीज़ बताई है इसलिए इसमें 12 मिनट का वीडियो बन गया। बट अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल से 1 मिनट का ही टाइम आपको लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का आपका 5 नंबर का केस स्टडी पूछा था। BFM में ये होता है कि केस स्टडी गिवन रहता है, कंसेप्ट उसका सिंपल होते हैं, बस दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है बट उनका कंसेप्ट सिंपल होता है। आई थिंक आपको 6 मंथ वाला समझ में आया होगा। इसमें करना क्या, जो भी हमें वैल्यू गिवन है, स्पॉट रेट जो भी दिया पहले उसको लिखा, जैसे $1 कितना 80 रुपीज़ उसको लिख लिया। फिर कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो $100 इज इक्वल टू 8000 रुपीज़। पर हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 1000 से या 10,000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहे क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमें परसेंट में गिवन है, परसेंट का मतलब 100, तो इसलिए हमारे को कैलकुलेशन को ईजी कर देगा, उतना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए अब हमें फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना है। तो आपको ये जो पूरा का पूरा टेबल है उसमें से बस काम की चीज़ लेनी होगी। तो इस क्वेश्चन में 3 काम की चीज़ है। एक तो 6 मंथ, कौन कौन सी करेंसीज है, मतलब कितना महीना कितने टाइम की बात की गई है, कौन कौन सी करेंसीज है। तो टाइम है 6 महीना और करेंसी है USD एंड INR रुपीज़ ना, तो 6 महीना USD और INR। तो 6 महीने में USD का क्या रेट था वो लिख लीजिए, और वैसे 6 महीने में INR का क्या रेट था वो लिख लीजिए। USD का 6 महीने में रेट था, जो फॉरवर्ड रेट था वो 2% बढ़ा था, ऐसे INR का 5% बढ़ा था, तो वही लिख दिया 2% 5%, ये हो गया। अब जो भी आपने रेट 100 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज रखी है उसका आपको 2% लेना होगा USD के केस में, इसलिए 100 का हमने 2% कैलकुलेट किया। ऐसे INR के केस में 5%, इसलिए हमने 8000 का 5% कैलकुलेट किया। अभी टाइमिंग का क्या कंसेप्ट है, 6, हमें ये जो 6 मंथ है इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये जो वैल्यू है इंटरेस्ट रेट इनटू में टाइमिंग, जो आपका टाइमिंग है वो कितना है मंथ्स में, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है बाय डिफॉल्ट कुछ मेंशन नहीं है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट है क्या है, तो उसको मान के चलते ये पर एनम है। तो जब ये वैल्यू आपने पर एनम में ली है तो आपको ये वाली वैल्यू भी जो आपका टाइमिंग है उसको भी आपको पर एनम में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 महीने को आपको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 6/12। अगर मान लीजिए 6 महीने के बदले 4 महीने होते तो भी आप ऐसे ही करते 4/12। अगर 2 महीना होता तो 2/12। अगर सिर्फ एक ही महीना लिखा होता कि 1 महीने का डेटा चाहिए 1 महीने बाद का फॉरवर्ड, तो 1/12। तो जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी मंथ्स में उसको आपको 12 से डिवाइड करना है, तो सारी वैल्यू आपकी पर एनम में कन्वर्ट। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक मैथ्स में सीखा हुआ है। ऐसे 6/12 यहाँ पे, क्योंकि दोनों का दोनों जो डेटा है हमें दोनों का मतलब USD और INR दोनों 6 महीने के बाद का डेटा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी लिख लिया। अब लेफ्ट साइड वाले को अलग से आपको सॉल्व करना, राइट वाले को अलग से। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपको मिलेगा $1, राइट वाले को पूरे को सॉल्व करके मिलेगा 200 रुपीज़। तो $1 आ गया 200 रुपीज़, ये फॉरवर्ड रेट है। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट था स्पॉट रेट, उसमें हम इस फॉरवर्ड रेट को ऐड कर देंगे, क्योंकि करेंसी क्या है हमारी प्रीमियम में, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा क्या है प्रीमियम में। तो $100 में $1 ऐड करेंगे तो $101 आ जाएगा। 8000 में $200 ऐड करेंगे तो 8200 आ जाएगा।
तो $101 इज इक्वल टू 8,200, तो $1 आ जाएगा 8,200 डिवाइडेड बाय 101, तो ये आ गया 81.18। तो 6 महीने का आपका जो यूएसडी जो प्रीमियम में जो फॉरवर्ड रेट है वो प्रीमियम में चला गया। क्यों? क्योंकि पहले 80 रुपीज़ था, अब कितना हो गया 81.18 हो गया, तो ये प्रीमियम में हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आपको 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी ऊपर देख लेते हैं। 6 मंथ का है ना, एक क्वेश्चन आपका मैंने 12 मंथ के ऊपर रखा है और एक मैंने 3 मंथ्स के ऊपर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन पहले आ गया, पहले दूसरा देख लेते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट इज 12 मंथ फॉरवर्ड रेट फॉर जीबीपी इफ जीबीपी स्पॉट रेट। सेम वही है कि 12 महीने का हमें डेटा चाहिए, किसका? जीबीपी का। और अगर जीबीपी का जो स्पॉट रेट है अभी कितना है, 100 रुपीज़ है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले जीबीपी का स्पॉट रेट लिख लेते हैं। कितना दिया है? जीबीपी का स्पॉट रेट है 100 रुपीज़। तो एक जीबीपी की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। ये लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अगला कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए परसेंट की टर्म में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है? परसेंट में गिवन है। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो एक जीबीपी को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 100 जीबीपी। 100 रुपीज़ को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना होगा। सेम ये जो हमारा टेबल है, यहाँ सब अपने काम की चीज़ निकाल के लिखनी है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ काम किया। पहला तो 12 मंथ्स बोला है, तो पहले काम की चीज़ है हमारा 12 महीना। नेक्स्ट कौन कौन सी करेंसीज है? एक तो जीबीपी है और दूसरा क्या है? रुपीज़ यानी INR। तो ये 3 चीज़ हमारे काम की है। एक तो 12 मंथ्स, अगला जीबीपी और तीसरा INR। अब टेबल से जो आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन से देख लीजिए कि 12 महीने में जीबीपी का फॉरवर्ड रेट क्या था। फॉरवर्ड रेट जो परसेंट है वो क्या है? तो जीबीपी का 12 महीने में 12 मंथ्स में जो फॉरवर्ड परसेंट है वो 6% है, तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ऐसे INR का 12 महीने में क्या परसेंट है? 12 महीने में क्या फॉरवर्ड रेट परसेंट है? तो INR का 12 महीने में क्या है? 7% है। ठीक है, 6% 7% हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। तो जीबीपी का हमें वैल्यू मिल गया INR का। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, तो हमने इतने बड़े टेबल में से जो काम की चीज़ है उसको साइड में लिख लिया है। जीबीपी का 6% है, INR का 7% है और ये 12 महीने का डेटा। तो बस 3 ही चीज़ काम की थी हमारे। ठीक है, तो अब हमें इस वाले टेबल का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो काम का चीज़ था हमने उसको लिख लिया। तो क्या क्या काम का चीज़ होता है? एक तो टाइमिंग, उसको लिख लेना, कितने मंथ्स है? 12 महीना, 2 महीना, 4 महीना। अगला कौन कौन सी करेंसी है, बस ये 3 ही चीज़ काम का होता है। ठीक है, तो 12 मंथ्स के लिए हमें चाहिए जीबीपी का और INR का। हाँ, उसका इंटरेस्ट रेट फिर लिखना है कि 12 महीने में जीबीपी का इंटरेस्ट रेट क्या होगा देख के पता लगेगा यहाँ से। जीबीपी का 12 महीने में इंटरेस्ट रेट 6% होगा। ऐसे ही INR का 12 महीने में क्या फॉरवर्ड रेट होगा? सो INR का 12 महीने में फॉरवर्ड रेट क्या होगा? 7%। ठीक है, तो 7% हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था 100 जो परसेंट का कैलकुलेशन उसको इजी करने के लिए। अब एक जीबीपी के बदले क्या हो गया? 100 जीबीपी। ऐसे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया? 10,000। तो अब हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड रेडी है। अब हमें क्या करना है? इसकी जो भी परसेंट है उसको, जो फॉरवर्ड परसेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, और जो टाइमिंग है उसको हमें वैसे कैलकुलेट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। तो ये जो 100 जीबीपी है, 100 इंटू में जीबीपी का कितना परसेंट है? 12 महीने में 6%। तो 6% कितने टाइम में? 12 महीने में। तो इसलिए 12 महीने। वैसे ही 12 महीने को भी हमें साल में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब ये इंटरेस्ट रेट पर एनम में दिया तो ये वैल्यू भी हमें एनम में लेनी। तो 12 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 महीने हमारे साल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 1 साल होता है। सिंपल। तो ये जीबीपी का आ गया। ऐसे ही INR का करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय INR का कितना इंटरेस्ट रेट है? 7% इंटू जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितना है? 12 महीने, तो 12/12 ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कैसे किया? सेम वैसे जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे जो भी आपका वैल्यू आ गया उस वैल्यू में जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है और जो टाइम है, तो इंटरेस्ट रेट है 6%, टाइम क्या है? 12 महीने। एक बात आपको याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो किस में दिया है? ईयर में दिया है। 6% पर एनम, 7% पर एनम। तो जब आप इंटरेस्ट रेट एनम का ले रहे हैं तो जो आपका टाइमिंग है वो भी आपको एनम में कन्वर्ट करना होगा। तो 12 मंथ्स को अगर आप चाहे तो 12 डिवाइडेड बाय 12 लिखेंगे। अगर ये 2 मंथ्स होता तो 2/12 लिखते। मैंने कहा था ना, कुछ भी मंथ गिवन है डिवाइड बाय 12 करके हमें करना है। ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड आपका आ गया। ये जो ब्रैकेट लेफ्ट साइड है इसको अलग से सॉल्व करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है। तो ये आपका 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 6। तो 6 जीबीपी इज इक्वल टू, ये 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 700 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड रेट आ गया। अब क्या करना है? करेंसीज प्रीमियम में इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना, करेंसीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो प्रीमियम में तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 100 में अगर आप 6 जीबीपी को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 106 जीबीपी। ऐसे ही 10,000 में अगर आप 700 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 10,700 रुपीज़। जब 106 जीबी का वैल्यू 10,700 रुपीज़ है तो 1 जीबी का वैल्यू क्या होगा? 10,700 डिवाइडेड बाय 106। तो जब आप 10,700 को 106 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 100.94। तो देखिए फॉरवर्ड मतलब 1 साल बाद, 12 मंथ्स बाद, क्या था क्वेश्चन में? 12 मंथ्स। तो 12 महीने बाद जो 1 जीबीपी का वैल्यू है
12 मंथ्स के बाद वो आपको 100.94। तो देखिए अभी स्पॉट रेट क्या है जीबीपी का, 1 जीबीपी का वैल्यू 100 रुपीज़ है। 12 महीने बाद क्या हो जाएगा, 1 जीबीपी का वैल्यू हो जाएगा 100.94। ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है ना। 12 महीने में जीबीपी का इंटरेस्ट रेट कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगी हमारी बढ़ के आएगी। तो 100 से ही ज़्यादा है, 100.94। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे आपका खत्म हो गया। 12 महीने का हमने डेटा देखा। ठीक है, तीन टाइम था ना, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। तो एक हमने क्वेश्चन 6 मंथ के ऊपर कर लिया, ऐसे ही 12 मंथ के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन 3 मंथ्स के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही है आपका, व्हाट इज 3 मंथ्स फॉरवर्ड यूएसडी रेट, यूएसडी फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट रेट ऑफ यूएसडी इज 100 रुपीज़। तो वो बोल रहा है कि 3 महीने बाद का आप बताइए कि यूएसडी का फॉरवर्ड रेट क्या होगा, मतलब 3 महीने बाद यूएसडी किस रेट पर हमें मिलेगी। अगर हम अभी की बात करें, जो स्पॉट रेट है यूएसडी की वो है 100 रुपीज़, तो अभी 100 रुपीज़ है, 3 महीने बाद क्या रेट होगा। सेम वैसे ही करना है, पहले हम जो रेट गिवन है उसको लिख लेंगे। तो अभी का जो स्पॉट रेट है यूएसडी का, तो एक यूएसडी का वैल्यू कितना है, वो है 100 रुपीज़। तो यूएसडी यानी डॉलर, $1 का वैल्यू 100 रुपीज़। फिर से वही कैलकुलेशन जो परसेंट में हमारा सॉल्व करने वाले हैं फॉरवर्ड रेट, उस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप एक को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा $100। ऐसे जब आप 100 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 रुपीज़। तो ये हमारा एक तरफ सॉल्व हो गया। ठीक है, आधा काम हो गया। अब हमें जो जो काम की चीज़ें वहाँ से देखना है। इस क्वेश्चन में क्या 3 काम की चीज़ें बताइए। पहले काम की चीज़ है टाइमिंग, और अगला कौन कौन सी करेंसीज गिवन है। तो पहले काम की चीज़ क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके 3 ही काम की चीज़ होगी, कितना टाइमिंग दिया है और कौन कौन सी करेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग कितना है, 3 मंथ्स, तो इसको लिख लेते कहीं पे। टाइमिंग है यहाँ पे हमारा कितना, 3 मंथ्स। अगला कौन कौन सी करेंसी है, एक तो यूएसडी और दूसरा रुपीज़ है। अगले काम की चीज़ है यूएसडी और रुपीज़ या आईएनआर, आप जो भी बोल लीजिए। 3 काम की चीज़ें। ठीक है, 3 मंथ्स यूएसडी आईएनआर। अब हमें अपने टेबल में से जो क्वेश्चन है वहाँ से ये देखना होगा कि 3 मंथ्स में यूएसडी कितना % बढ़ा है और जो रुपीज़ आईएनआर है उसका क्या रेट हो गया। ठीक है, वही हमें देखना, आईएनआर रुपीज़। तो टेबल हम फिर से देखेंगे, यूएसडी 3 मंथ्स बाद, तो यूएसडी का 3 महीने बाद कितना हो गया, 1% रेट है। ऐसे यूएसडी जो आईएनआर है उसका 3 महीने बाद कितना है, आईएनआर का 3 महीने बाद कितना है, 3% है। तो अब हमारे पास इतने काम की चीज़ थी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए, बाकी हमारा टेबल सब कोई काम नहीं। अब ये हमारी टेबल किसी काम की नहीं। ठीक है, इस टेबल से हमने जो काम की चीज़ है वो ले लिया। तो टेबल में हमें डेटा बहुत सारा दिया होता है, पर केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें सारा डेटा नहीं चाहिए। जो जो क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से हम अपने काम की चीज़ लेंगे, उसको लिख लेंगे और फिर उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, टाइम देखा, मतलब कितना टाइम दिया आपको, 3 महीना 6 महीना, किस टाइम का डेटा पूछा है, मतलब फॉरवर्ड रेट जो पूछ रहा है कितने टाइम बाद, 3 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट चाहिए, 5 महीने बाद का, 1 साल का, तो क्या टाइम है, पहले तो टाइम, फिर कौन कौन सी करेंसी का फॉरवर्ड रेट चाहिए। ठीक है, सेम ही करेंसी में आप क्या बात करते हो, जैसे कुछ भी फॉरवर्ड रेट की करेंसीज निकालनी है तो हम यही बोलेंगे कि कितना टाइम का बाद का फॉरवर्ड, तो टाइम बताइए, 3 महीना 6 महीना। ठीक है, उसको बता दिया 3 महीना। और फिर अगला कि कौन कौन सी करेंसीज आपको फॉरवर्ड में चाहिए, मतलब किस किस करेंसी के बीच में, तो यूएसडी और आईएनआर का हमें बताना है। तो ऐसे यूएसडी और आईएनआर लिख दिया। तो 3 महीने बाद यूएसडी का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या जो भी है कितना दिया, तो 3 महीने बाद का यूएसडी का रेट कितना दिया, 1% दिया है, तो वो लिख लिया। ऐसे आईएनआर का कितना दिया, 3%, उसको भी लिख लिया। ठीक है, बस इतने से काम की चीज़ है, इससे हम क्वेश्चन नंबर 3 को अपना सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक हम समझ गए थे ना, $100 = 10,000। अब हमें कितना दिया, ये देखिए जो आपका 1% 3% यूएसडी ना, ये यहाँ पे मैंने साफ साफ क्लियरली पहले से लिखा हुआ है। चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो देखिए यूएसडी का कितना है, $100 है ना, टाइमिंग कितना है, 3 मंथ्स। तो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट कितना दिया, 1%। तो जो यूएसडी वाला है इसको 1% से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना है, 3 मंथ्स, तो 3, क्योंकि जो परसेंट है वो एनम में है, तो टाइम को भी एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 3 मंथ्स को साल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करते हैं, जैसे इससे पहले के 2 क्वेश्चन में भी हमने किया। 6 मंथ था तो 6/12, 12 मंथ्स था तो 12/12, 1 महीना होता तो 1/12, इसमें 3 महीना बोला तो 3/12। ठीक है, तो 3/12 ये डॉलर आ गया। ऐसे 10,000 इंटू में यहाँ पे जो आईएनआर है, जो राइट रुपीज़ है आईएनआर, उसका कितना है 3 महीने बाद, तो आईएनआर का है 3%, तो इसलिए 3% वाला यहाँ लिखेंगे आईएनआर वाली तरफ, और यूएसडी का जो 1% है उसको यूएसडी इस तरफ लिखेंगे, आईएनआर का 3% इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो 10,000 इंटू में 3%, टाइमिंग कितना है, वही 3 मंथ्स का टाइमिंग है, इंटू 3/12, ये किसका, आईएनआर का डेटा आ गया। अब लेफ्ट साइड को अलग से कैलकुलेट करेंगे, ऐसे राइट साइड को अलग से कैलकुलेट करेंगे। 100 इंटू में 1, इसका जो परसेंट है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, इंटू 3/12 डॉलर। ऐसे 10,000 इंटू 3%, 3% हटा के क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, इंटू 3/12 आईएनआर। अगले में क्या होगा, ये आपका जो ब्रैकेट इधर किया ना लेफ्ट का, इस कैलकुलेशन को अलग से करना है, ऐसे राइट वाले कैलकुलेशन को अलग से करना है।
100 से 100 कैंसिल, 3 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा $0.25। ये लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन हो गया। ऐसे ही जब आप 10,000 को और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ये 2 जीरो तो आपकी इधर ही कैंसिल हो जाएंगे। तो जब 3 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको मिलेगा कितना 75 मिलेगा 425, हाँ 75 INR मिलेगा। तो ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन हो गई है। ठीक है, तो हमने ये जो फॉरवर्ड रेट है वो कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। वही आप ये जो USD का जो ट्रेंड है वो भी देख लीजिए, सब क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड में ना, ये USD 1 2 3 ऐसे INR 3 5, तो ये सब क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो रेट क्या था, $100 था ना जो हमने रेट कैलकुलेट। तो $100 में आप 0.25 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, $100.25। ऐसे 10,000 में अगर आप 75 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,075 INR। तो जब $100.25 की वैल्यू 10,075 INR है तो $1 की वैल्यू क्या होगी, 10,075 डिवाइडेड बाय 100.25। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100.49 INR आ जाएगा। तो $1 का वैल्यू कितना है, 100.49 INR। तो यही आपका आंसर हो गया कि अभी भले ही $1 के बदले में आपको 100 रुपीज़ वैल्यू है जो स्पॉट रेट है, 3 महीने बाद अगर आप जाएंगे तो जो फॉरवर्ड रेट होगा USD का, फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर रेट क्या होगा, मतलब से इस फॉरवर्ड को ऐसे समझ लीजिए कि आप दुकान से कोई सामान ले रहे हैं, आप पूछ रहे इस सामान की कीमत क्या है, तो दुकानदार बोल रहा है इस सामान की कीमत इतनी। मान लीजिए उसने बोला कि आप एप्पल्स लेने जा रहे हैं, कुछ भी, दुकानदार ने बोला कि अभी इस एप्पल जो एक एप्पल है उसकी एक kg एप्पल की कीमत है $100। तो आपने बोला 3 महीने बाद क्या होगा, तो आपको इस तरह से बता रहा है 3 महीने बाद होगी 105 रुपये, 110 रुपये। सेम उसी तरह से हमारा जो फॉरवर्ड रेट है ये काम करता है, मतलब 3 महीने में फ्यूचर में क्या होगा, सेम जो ट्रेंड हमें देखना है। तो क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड है ये प्रीमियम में है। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ट्रेंड क्या हो रहा है, 3 महीना 6 महीना ये बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम में, क्योंकि प्रीमियम में तो इसलिए जो रेट है वो भी हमारा बढ़ के आएगा। तो पहले 100 था, अब कितना आया देखिए 100.49। तो आपने देखा कि जो रेट का ट्रेंड है वो भी प्रीमियम में है, वो भी इंक्रीज होकर आया है। ठीक है, इस तरह से ये वाला केस स्टडी सॉल्व करते हैं। केस स्टडी बहुत ही सिंपल है, जो डेटा आपको गिवन है बस उसको लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में बस 3 ही चीज़ काम किया, कितना टाइम, कौन कौन सी करेंसीज, जैसे 3 मंथ्स है तो उसको लिख लिया 3 मंथ्स, कौन कौन सी करेंसी, USD INR। 3 महीने में USD का क्या रेट था वो यहाँ से टेबल से आप देख लेंगे। 3 महीने में USD का 1%, ऐसे INR का 3%। डेटा को आपको लिखना है, जो भी आपकी करेंसी से कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि जनरली ये जो डॉलर है ये सब कैसे होता है, $1 इस तरह से दिया होता है। तो अगर परसेंट हमें सॉल्व करना है तो 100 ईजी रहेगा, तो इसलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया। जो टाइम है 1%, 3% उससे मल्टीप्लाई किया। टाइमिंग जैसे 3 महीना दिया है, ये परसेंट है इंटरेस्ट रेट, टाइमिंग दिया 3 महीने तो उसको आपको साल में कन्वर्ट करना होगा। कैलकुलेशन किया और फाइनल जो कैलकुलेशन क्या है, तो दोनों को ऐड करना है क्योंकि फॉरवर्ड रेट है। तो ऐड करके $100.25 इज इक्वल टू 10,075 रुपीज़। तो $1 इज इक्वल टू 10,075 डिवाइडेड बाय 100.25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100.49 INR। तो ये $1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन और ये वाली केस स्टडी कंप्लीट हुई। और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ मैं आपको आपसे थोड़ा सा बताती चलती हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपकी एग्जाम से पहले। एक तो आपका जो भी एग्जाम हुआ था आपका जुलाई 2022 में, तो रेटिंग माइग्रेशन को लेकर केस स्टडी था। मतलब मान लीजिए AAA रेटिंग है तो वो AA हो गई है, इस तरह से जो रेटिंग माइग्रेशन के ऊपर है तो वो वाली केस स्टडी। तो ये वाली जो केस स्टडीज़ है ये मैं आपके साथ, इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। इन केस स्टडीज़ को आप ज़रूर देखिए, 4-5 इंपॉर्टेंट केस स्टडी ये आपके रिकलेक्टेड क्वेश्चंस में से है। ठीक है, तो इस तरह का केस स्टडी मैंने ऑलरेडी कराया था, तो मैं आपको सिर्फ उसका लिंक शेयर करूँगी। तो ये कौन सी जो रेटिंग माइग्रेशन को लेके केस स्टडी है, मान लीजिए AAA है, AA है, तो रेटिंग माइग्रेशन को लेके 2-3 केस स्टडी है। सेम डिट्टो उसी टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, 5 नंबर का पूरा केस स्टडी है, तो बिल्कुल फ्री के नंबर है, बहुत सिंपल केस स्टडी है। तो एक ये आपको लेकर नहीं रिकलेक्टेड। अगला प्रोविज़न को लेके केस स्टडी पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो पूछी गई थी प्रोविज़न को लेके। ठीक है, प्रोविज़न की केस स्टडी आपको करनी है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको ये सारी केस स्टडीज़ अलग से ये वीडियो, इन ये केस स्टडीज़ की वीडियोज़ ही मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर करूँगी ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसको देख सकेंगे। तो प्रोविज़न में लेके क्या क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का प्रोविज़न, ये आपको थोड़ा सा रिवाइज में अभी कराऊँगी। अगला लेटर ऑफ क्रेडिट की केस स्टडीज़। अगला प्री एंड पोस्ट शिपमेंट को लेके केस स्टडीज़, SLR CRR की केस स्टडीज़, टाइम बकेट्स को लेके केस स्टडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बकेट की केस स्टडी आपकी पूछी गई थी और ये भी बहुत सिंपल केस स्टडी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लिंक। ठीक है, तो टाइम बकेट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, CRR SLR का कैलकुलेशन, प्रोविजन बेस्ड केस स्टडी और रेटिंग माइग्रेशन को लेके केस स्टडी। जो BFM 2022 की केस स्टडीज़ है वहाँ पर आपको ये सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और चाहे तो मैं इसका लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। ठीक है, तो एक तो टाइम बकेट वाली केस स्टडीज़ हो गई, रेटिंग माइग्रेशन को लेके केस स्टडीज़ होगी और प्रोविजन को लेके केस स्टडीज़ होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हमारे BFM के एग्जाम के लिए। इन केस स्टडीज़ को आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोविज़न वाली जो केस स्टडी होती है, प्रोविज़न बेस्ड केस स्टडी, तो प्रोविज़न को लेके देखिए क्या होता है।
तो हमें पहले जानना है कि पहले कोई भी असेट्स क्या होता है, सबसे पहले होता है वो स्टैंडर्ड असेट्स है, उसके ऊपर भी हमें प्रोविजन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी असेट की शुरुआत है स्टैंडर्ड। अभी स्टैंडर्ड असेट क्या है? असेट मतलब बैंकों के लोन को बोला जाता है असेट। स्टैंडर्ड असेट क्या है? स्टैंडर्ड मतलब आसानी से, मतलब हर महीने कस्टमर अपना टाइम टू टाइम EMI पे कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। और अगर 3 महीना भी हो जाता है, मतलब NPA बनने से पहले, स्टैंडर्ड और NPA के बीच में 3 महीने का गैप होता है, ठीक है। मान लीजिए जो स्टैंडर्ड है उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, वो होती है SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 क्या होती है कि 1 महीना हो गया और पेमेंट नहीं आई। SMA 1 60 डेज, मतलब 30 to 60 डेज हो गए और पेमेंट नहीं आई। SMA 2 61 to 90 डेज हो गए, तो यानी 1 महीना हो गया, पेमेंट नहीं आई, तो SMA 0 कैटेगरी में माना जाएगा। 31 to 60 तक वो SMA 1 में होता है, और 61 से 90 तक वो SMA 2 में होता है। तो ये स्टैंडर्ड की 3 कैटेगरी हो जाएंगी, SMA 0, SMA 1, SMA 2। 30 डेज तक नहीं पेमेंट आई तो SMA 1, मतलब कस्टमर का एक EMI चला गया ना, ड्यू हो गया और पेमेंट नहीं की। मान लीजिए ड्यू डेट थी 1 तारीख, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख पेमेंट नहीं आ रही, तो वो SMA 0 में चला जाता है। अगर 1 तारीख को पेमेंट आ गई तो वो किसी भी कैटेगरी में नहीं होगा। ऐसे SMA 1 31 से 60 दिन, 1 महीना भी चला गया और दूसरा महीना भी चला, दूसरा मतलब 1 महीने का खत्म होने के अगले महीने के एंड तक, मतलब 1 महीने तक वो SMA 1 में रहता है। फिर 2 महीना खत्म हो गया तो उससे अगले के जो 1 महीना उसमें SMA 2 में रहता है। ये तभी स्टैंडर्ड होता है। लेकिन 90 डेज चला गया लेकिन अभी भी पेमेंट नहीं आई, तो 90 डेज क्रॉस करते ही NPA बन जाता है। क्या बन जाता है? NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर NPA का अलग से प्रोविजन है। तो ये देखिए, जो भी मैंने स्टैंडर्ड बोला, स्टैंडर्ड असेट्स के ऊपर भी प्रोविजन लगता है। प्रोविजन क्या करते हैं कि जो सिक्योर्ड पोर्शन, आपको बताया होगा, मान लीजिए इस तरह से होता है कि एक कस्टमर ने, मान लीजिए ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही सिंपल। मान लीजिए कस्टमर ने लिया है एजुकेशन लोन। ये हम क्या समझ रहे हैं? हम प्रोविजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड असेट्स है या फिर ये जो डाउटफुल है उसमें प्रोविजन कैसे होता है, क्योंकि इस तरह का केस स्टडी आपका पूछा जाता है। तो देख लीजिए, पहले हम सिंपल सा स्टैंडर्ड का देखते हैं। स्टैंडर्ड असेट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मान लीजिए एक किसी बच्चे ने स्टूडेंट लोन लिया, ठीक है। स्टूडेंट लोन लिया कितना? उसने 20 लाख का, ठीक है। तो स्टूडेंट लोन लिया 20 लाख का, और 20 लाख के स्टूडेंट लोन के लिए उसने क्या किया? प्रॉपर्टी दी अपनी, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो दी उसने, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है मान लीजिए 10 लाख। तो 20 लाख का लोन है, आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 20 लाख है, तो 20 लाख का जो लोन है उसके लिए प्रॉपर्टी का वैल्यू है 10 लाख। तो जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। तो जो 20 लाख है, 20 लाख में से 10 लाख का प्रॉपर्टी है, तो इसको बोला जाएगा सिक्योर्ड लोन। और जो बच गया 20 में से 10 माइनस कीजिए, कितना बच गया? 10, तो ये बन गया अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। क्योंकि जब भी आप D1 D2 D3 या प्रोविजन का कैलकुलेशन करेंगे ना, क्वेश्चन में जो बोला था, तो जैसे आपको D1 D2, तो आपको यहाँ पे हर जगह पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड सबका अलग अलग परसेंट है, कि अगर सिक्योर्ड लोन है उसका 25% प्रोविजन लेना है, अनसिक्योर्ड का 100% प्रोविजन लेना है। पर प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन मतलब बैंकों को जो उनका प्रॉफिट होता है ना, उसी पैसे को अलग से एक अकाउंट में रखना पड़ता है, उसको बोला जाता है प्रोविजन, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन का अलग से प्रोविजन रहता है, अनसिक्योर्ड लोन का अलग से प्रोविजन रहता है। तो इसीलिए हमें सिक्योर्ड का इतना प्रोविजन लेना है, अनसिक्योर्ड का इतना, तो उसको जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सिक्योर्ड लोन क्या है, अनसिक्योर्ड क्या है। तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल से बताया कि स्टूडेंट ने अगर 20 लाख का लोन लिया और उसमें से अगर उसने प्रॉपर्टी ऑफर की है 10 लाख की, मतलब अगर आज हम उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसका मतलब जो 20 लाख है उसमें से 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो उस 10 लाख को बोला जाएगा सिक्योर्ड लोन। और जो बच गया, जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, तो 20 लाख में से सिर्फ 10 लाख की प्रॉपर्टी है, जो 10 लाख बच गया उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, मान लीजिए किसी कस्टमर ने लिया पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन क्यों देते हैं? पर्सनल लोन हम कस्टमर को देते हैं उसकी जॉब के बेसिस पर, उसकी जॉब चली गई या कस्टमर एक्सपायर हो गया या बहुत बीमार हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, मतलब वो जॉब नहीं करेगा परमानेंट, तो इस तरह के जो इश्यूज़ है, तो पर्सनल लोन को हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए कस्टमर ने आपसे लिया 10 लाख का पर्सनल लोन, तो क्या होगा? सिक्योर्ड होगा, अनसिक्योर्ड? क्योंकि पर्सनल लोन के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमें ऑफर नहीं की कस्टमर ने जिसको हम बेच सकें, तो इसलिए ये 10 लाख का पर्सनल लोन है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे आप कई सारे ले सकते हैं। जैसे एजुकेशन लोन किसी कस्टमर ने लिया, मान लीजिए उसने 4 लाख का लिया, तो आपको मालूम है 7.5 लाख तक के लिए कोई भी सिक्योरिटी बैंक नहीं मांगता कस्टमर से, तो उसने सिर्फ 4 लाख का एजुकेशन लोन लिया, तो कुछ भी आपके पास सिक्योरिटी नहीं है बेचने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट का जॉब नहीं लगा तो आपका पैसा एक तरह से डूब ही गया, क्योंकि जॉब नहीं लगा तो EMI कहाँ से पे करेगा वो, तो इसीलिए जो 4 लाख का एजुकेशन लोन है, तो ये आपका हो जाएगा अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे कस्टमर ने हाउसिंग लोन लिया, मान लीजिए 10 लाख का, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी उसका रेट काफ़ी बढ़ गया और वो प्रॉपर्टी का रेट हो गया 20 लाख, तो इस केस में आपका पूरा का पूरा जो 10 लाख का लोन है वो क्या है? सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन। इस तरह से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के हिसाब से अलग अलग परसेंट जो है प्रोविजन का डिसाइड होता है। अभी प्रोविजन क्या होता है? बैंकों को अपने प्रॉफिट से पैसे को अलग से, मान लीजिए बैंक होगा 100 रुपये का प्रॉफिट, तो उसमें से आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा अपने जो
सिक्योर्ड लोन है उसके लिए भी प्रोविजन रखना पड़ता है, और जो अनसिक्योर्ड लोन है मतलब जो डाउटफुल कैटेगरी में, मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके लिए भी प्रोविजन रखना पड़ता है, और जो डाउटफुल कैटेगरी में उसके लिए भी प्रोविजन रखना पड़ता है। बस फ़र्क इतना, डाउटफुल का प्रोविजन परसेंट बहुत ज़्यादा होता है, 25%, 100% तक सोचिए। और जो ये जो आपके स्टैंडर्ड लोन होते हैं उसकी भी अलग अलग कैटेगरी, एसएमई, एग्री, सीआरई रेजिडेंशियल या सीआरई नॉर्मल। तो जो सिक्योर्ड है मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके लिए भी बैंक को प्रोविजन रखना पड़ता है। बस फ़र्क इतना है कि स्टैंडर्ड या एनपीए जो भी है, स्टैंडर्ड का जो प्रोविज़न परसेंट है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, 0.25, 1%, 0.4 ऐसे करके। एनपीए में काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी कितना कितना होता है एक बार देख लेंगे उसको भी। एक बार स्टैंडर्ड का देख लीजिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। स्टैंडर्ड में आपको याद करके जाना पड़ेगा जो एसएमई कैटेगरी, एसएमई मतलब स्मॉल और जो माइक्रो, जो इंडस्ट्रीज लोन, जैसे कोई दुकानदार आया बोला मेरे को ग्रोसरी शॉप खोलनी है उसके लिए लोन चाहिए, तो क्या होगा एसएमई। एग्री, कोई एग्री पर्पस के लिए, मान लीजिए कोई एग्री एक्टिविटी करने के लिए उसको लोन चाहिए, तो क्या होगा, ये एग्री वाला लोन भी हमारे लिए क्या होगा, ये भी होगा हमारे लिए अनसिक्योर्ड लोन। सॉरी, जो एग्री का लोन होगा ये भी हमारे लिए क्या होगा, सिक्योर्ड लोन होगा। ये भी सॉरी हमारे लिए स्टैंडर्ड लोन होगा। तो अगर स्टैंडर्ड लोन है एग्री का भी या एसएमई का, तो स्टैंडर्ड लोन एग्री और एसएमई कैटेगरी के लिए बहुत कम है, 0.25। ठीक है, ये इसलिए ताकि एग्री और एसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके, इसीलिए ये जो एसएमई और एग्री जो सेक्टर है इसके लिए ज़्यादा प्रोविजन नहीं रखना पड़ता, ताकि इन सेक्टर्स को ग्रोथ मिल सके। ठीक है, ग्रोथ मिलेगी तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और एसएमई से जॉब क्रिएट होगी ज़्यादा, और गांव के एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ है उसको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इसी के पर्पज़ के लिए इसमें प्रोविजन सबसे कम है, 0.25। फिर सीआरई जो पर्पज़ के लिए लोन होता है 1% है। सीआरई जो रेजिडेंशियल हाउसिंग है 0.75। तो जब सीआरई जो लोन है कॉर्पोरेट रेजिडेंशियल, तो ये जो कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए आप जो लोन दे रहे हैं, अगर वो रेजिडेंशियल हाउसिंग पर्पज़ के लिए तो 0.75, लेकिन कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कोई और आप ज़्यादा लोन दे रहे हैं, कोई दूसरा लोन दे रहे हैं, तो 1% होगा कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग। इसके अलावा कोई लोन बच गया अदर देन दिस, तो उस पर 0.4% का आपको लोन देना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पर्सनल लोन दे रहे हैं, पर्सनल सेक्टर्स, हाउसिंग सेक्टर्स, तो सीआरई रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए 0.75, और अगर सीआरई रहेगा तो 1%। इसके अलावा जो बाकी का बच जाएगा उसके लिए 0.40%। तो ये आप इतना याद कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड का आपको प्रोविज़न गिवन है। ऐसे ही आपका जो डाउटफुल कैटेगरी है, अभी डाउटफुल कब होता है, ये जैसे मैं आपको कैलकुलेशन बता रही थी ना कि एसएमई 0, 1, 2, तो स्टैंडर्ड में 3 होता है, एसएमई 0, 1, 2, एसएमई 0, फिर एसएमई 1, एसएमई 2। 30 डेज तक चला गया पेमेंट नहीं आई तो एसएमई 0, 31 से 60 एसएमई 1, 61 टू 90, जैसे ही 90 डेज क्रॉस हुआ तो अगले दिन से वो एनपीए हो जाएगा। अब अगले दिन से आप उसको स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एनपीए हो गया। एनपीए में पहले क्या होगा, सब स्टैंडर्ड होगा, फिर डाउटफुल होगा। तो जब एनपीए हुआ तब से 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड में रहता है, फिर सब स्टैंडर्ड 1 साल खत्म होगा फिर भी कोई पेमेंट नहीं है, तब वो डाउटफुल में चला जाता है। डाउटफुल में 3 कैटेगरी है, D1, D2, D3। जब सब स्टैंडर्ड खत्म हुआ 1 साल के लिए वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। मतलब आप इसको ऐसे मान लीजिए स्टेजेस, कि आप जैसे पढ़ाई करते हैं तो आप 9th क्लास में रहेंगे तो आप 1 साल रहेंगे, फिर 10th में 1 साल रहेंगे, तो टाइमिंग है, तो ये उस टाइमिंग को बताता है कि इतना टाइम हो गया पेमेंट नहीं आई तो उसको सब स्टैंडर्ड बोल देंगे। तो ऐसे में 0, 1, 2 क्या है, 30 दिन चला गया पेमेंट नहीं आई, मतलब 1 महीना हो गया आपका ड्यू डेट को हुए, मान लीजिए 1 तारीख का ड्यू डेट था और 1 तारीख होगी, 2 तारीख को वो ऐसे में 1 में होगा क्योंकि 1 महीने का पेमेंट नहीं आया, ऐसे में 0 में होगा। फिर ऐसे 31 दिन से 60 डेज चला गया, पेमेंट कुछ भी नहीं किया उसने, तो 1 में होगा, ऐसे में 1। फिर 61 से 90 डेज हो गया तो ऐसे में 2, पर वो था स्टैंडर्ड ही, तो स्टैंडर्ड का प्रोविजन जो रूल है वो लगेगा। जैसे ही 90 डेज क्रॉस हुआ तो 91 डेज से वो एनपीए बन गया। एनपीए की अलग कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल। तो एनपीए क्या होता है, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल कैटेगरी होती है। तो सब स्टैंडर्ड जो पहली कैटेगरी है, पहली स्टेज है, जैसे कोई भी होता है ना स्टेज ए स्टेज बी, तो पहली स्टेज सब स्टैंडर्ड है। तो एनपीए खत्म, ये जो 90 डेज खत्म होने के 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। फिर 1 साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला नंबर आएगा डाउटफुल का, डाउटफुल 1, 2, 3। ठीक है, डाउटफुल 1 कैटेगरी, डाउटफुल 2 कैटेगरी और डाउटफुल 3 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी उनकी आ जाएगी। डाउटफुल 1 में कितना टाइम रहेगा, ये इसमें रहेगा 1 साल तक, ये मैंने लिखा भी यहाँ पे। डाउटफुल में रहेगा 1 साल तक, डाउटफुल 2 में 1 से 3 साल तक, और डाउटफुल 3 में 3 साल से ज़्यादा। तो डाउटफुल 1 में रहेगा 1 साल तक, डाउटफुल 2 में 1 से 3 साल तक, और डाउटफुल 3 में 3 साल से ज़्यादा। ये D1, D2, D3 की 3 कैटेगरी आ गई। इसी के हिसाब से इसका प्रोविज़न है। तो देखिए D1 में जो आपका सब स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड का प्रोविज़न हमने देख लिया जो पहली स्टेज थी। फिर उसके बाद वो क्या हुआ था, एनपीए में आया था, तो एनपीए में पहला था सब स्टैंडर्ड और फिर था डाउटफुल। तो पहले सब स्टैंडर्ड का देख लेते हैं। तो सब स्टैंडर्ड में जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसका 15% और जो अनसिक्योर्ड है उसका 25%। तो उसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जो सिक्योर्ड है उसका 15% और अनसिक्योर्ड का 25%। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था
20 लाख का लोन है, 10 लाख का सिक्योरिटी है, 10 लाख अनसिक्योर। तो और अगर मान लीजिए सब स्टैंडर्ड वाले की कैटेगरी में होता, पर वो सब स्टैंडर्ड में कब होता, मैंने आपको टाइमिंग बताया ना कि 1 साल हो गया होता एनपीए की शुरुआत की, 90 डेज़ के बाद का 1 साल, तो उस टाइम में होता तो सब स्टैंडर्ड में होता। और सब स्टैंडर्ड में होता तो सिक्योर का 15%, अनसिक्योर का 25%। ये आपको याद करके, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेबल है आपको खुद से मेमोराइज करना पड़ेगा, ये आपको गिवन नहीं रहेगा। तो 15% सिक्योर्ड का और 25% अनसिक्योर का। तो उस केस में क्या करते हैं, जो सिक्योर 10 लाख है ना, इसका हमें 15% निकालना पड़ता है, और अनसिक्योर जो 10 लाख बचे ना 20 लाख में से, तो उसका 25%। तो इनको ऐड करते तो उससे हमारा प्रोविजन कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, ये हमने सब स्टैंडर्ड का एग्जांपल देखा। तो जो भी सब स्टैंडर्ड डाउटफुल जो है ना, जो स्टैंडर्ड है उसमें ज़्यादा कौन सा सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड उसकी बात नहीं होगी। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड खत्म होगा, जैसे एनपीए की कैटेगरी आएगी, मतलब जैसे ही सब स्टैंडर्ड में आप एंटर करेंगे, तब 2 हिस्से हो जाएंगे, सब स्टैंडर्ड और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का प्रोविजन थोड़ा कम होगा और अनसिक्योर्ड का थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसे 15%, 25%। मान लीजिए वो D2 कैटेगरी में होता, पर D2 में कब होता, मैंने आपको टाइमिंग बताया ना यहाँ पे, कि टाइमिंग भी यहाँ से याद कर लीजिए। सब स्टैंडर्ड कब होगा, स्टैंडर्ड में तो 3 महीने तक होगा। 3 महीने खत्म होने के बाद से, जैसे 3 महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद से 1 साल तक, 3 महीने से, ऐसे मान लीजिए 3 महीना खत्म होने के बाद से, या 4 महीने की शुरुआत बोल लीजिए, 4 महीने से आगे के 1 साल तक वो रहेगा सब स्टैंडर्ड में। और फिर 1 साल, 4 महीने से लेके 1 साल आपने पूरा किया, मतलब मान लीजिए अगर ये मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च है, तो मार्च के बाद 1 अप्रैल से अगले साल का 1 साल, अगले साल का 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप इस वाली कैटेगरी में रहोगे। फिर 31 मार्च से लेके आगे के 1 साल तक आप D1 में रहोगे। फिर अगला 1 साल खत्म हो गया, उसके आगे के 2 साल तक इस वाली कैटेगरी। फिर 2 साल से आगे के जो 2 साल है, मतलब जैसे इसमें लिखा है कि फॉर 1 ईयर, ये उसकी नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, डाउटफुल फॉर 1 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। तो टाइमिंग के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि कितने साल कौन सी कैटेगरी है, D1 है, D2 है, D3 है। और जो भी होगा D1, D2, D3, उसका प्रोविजन आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए D2 होता, तो यही वाला अगर असेट्स हमारा जो 10 लाख सिक्योर्ड और 10 लाख अनसिक्योर्ड बचा था, मान लीजिए D2 होता, तो D2 में सिक्योर्ड का 40%, तो हम इसका क्या करते हैं, 40% सॉल्व करते हैं। अनसिक्योर्ड का डाउटफुल आपको याद नहीं करना, क्योंकि जो डाउटफुल होता है ना, उसमें जो अनसिक्योर्ड है उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोविजन रखना पड़ता है। ये जो 10 लाख है ना, बैंक को अपने प्रॉफिट से पूरा 10 लाख रुपये अनसिक्योर्ड के नाम पे रखना पड़ेगा प्रोविजन। तो इसीलिए 10 लाख का 40% सिक्योर्ड हो गया, प्लस जो अनसिक्योर्ड है 10 लाख उसका 100%, तो उसको ऐड करेंगे तो हम D2 का प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे। ऐसे अगर आपसे D3 का प्रोविजन कैलकुलेट करने को बोलता तो वो भी सिंपल था। D3 का प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100% गिवन है ना, बिल्कुल ही सिंपल है कि जो डाउटफुल है उसका भी पूरा रखना है, और जो सिक्योर्ड है उसका भी पूरा रखना है, अनसिक्योर्ड का भी पूरा रखना है D3 में। तो D3 में 100% होता है, चाहे आप सिक्योर्ड लोन बोलिए चाहे अनसिक्योर्ड। तो जो सिक्योर्ड लोन है 10 लाख का 100%, प्लस जो अनसिक्योर्ड 10 लाख है उसका भी 100%, उसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसमें हमें फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको देखना है। और ये जो प्रोविजन वाली जो केस स्टडी जो मैंने आपको शॉर्ट में रिवाइज कराया, सेम यही वाला मैंने आपको केस स्टडी में भी बताया, प्रोविजन वाली जो केस स्टडी, वो आप देखिए, वो पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। सो 3 टाइप की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी कौन सी है, टाइम बकेट को लेके, रेटिंग माइग्रेशन को लेके, और प्रोविजन को लेके। और लेटर ऑफ क्रेडिट की केस स्टडीज भी बोल सकते हैं नंबर 4, और प्री और पोस्ट शिपमेंट की केस स्टडी बोल सकते हैं नंबर 5, CRR SLR नंबर 6। तो ये सारी केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BFM के एग्जाम के लिए। चलिए, इन सभी केस स्टडीज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।